तो हमने कॉलिजन चैप्टर का कंसेप्चुअल सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट था ना सब हमने सीख लिया है और आज से हम प्रैक्टिस करने वाला है न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चंस की। आप जानते हैं क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईच ऑफ ब्लॉक्स shown in figure has mass 1 kg. The rear block moves with a speed of 2 meter per second towards the front block kept at rest. कह रहा है दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। कह रहा है ये ब्लॉक इस ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और ये ब्लॉक रेस्ट में है। ओके, आगे बोल रहा है द स्प्रिंग अटैच्ड टू द फ्रंट ब्लॉक इज लाइट एंड हैव ए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन। इस ब्लॉक के साथ जो स्प्रिंग अटैच्ड है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है इसने कितना, 15 इधर है 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, आगे बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग में टकराएगी या इस ब्लॉक से टकराएगी तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो आपको यही बताना है कि बताइए इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ओके, अच्छा ये बताओ, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भाई इस स्प्रिंग में जब ये ब्लॉक, इस क्वेश्चन तो समझ गए ना, ये ब्लॉक जो इधर मूव कर रहा है ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसके साथ एक स्प्रिंग का टेस्ट है। तो ऐसे में ये ब्लॉक क्या करेगी, इससे कोलाइड करेगी। जब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करेगी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी होगी स्प्रिंग में। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी होगी, एक बात बताओ। जब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से टकराती है और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, हमने मान लिया। तो जब ए ब्लॉक इस बी ब्लॉक से टकराती है तो कोलिजन के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि इस ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड से कम है, ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड से कम है। ऐसे में क्या इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ऐसे में इस स्प्रिंग में मिनिमम कंप्रेशन होगी, मैक्सिमम मुझे निकाल लिया है। ओके, तो ये बात देख लिए कि जब ए ब्लॉक का स्पीड कम होगा ना बी ब्लॉक से तो स्प्रिंग में मिनिमम कंप्रेशन होने वाली है। ओके, आफ्टर द कोलिजन। और आफ्टर द कोलिजन यदि हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड से ज्यादा है, ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक का स्पीड से ज्यादा है, तब क्या होगा? तब तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, यस होगा। लेकिन क्योंकि ए ब्लॉक का स्पीड बी ब्लॉक से ज्यादा है तो ऐसा पॉसिबल है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन होते होते स्प्रिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चले जाए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड से ज्यादा है तो हो सकता है कि स्प्रिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चले जाए। तो मुझे तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल ली है अंडर द इलास्टिक लिमिट। तो हमने ये देख लिया कि भाई जब इसकी स्पीड से कम होगा आफ्टर द कोलिजन तो इसमें मिनिमम कंप्रेशन हो रही है, मुझे निकालना है मैक्सिमम। हमने ये भी देख लिया कि जब इसकी स्पीड से ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कि स्प्रिंग अपने इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चले जाए। ओके, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन अंडर द इलास्टिक लिमिट। सर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ना, तो समझ लेनी है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही सारे काम करनी है। ओके, तो मुझे मैक्सिमम स्प्रिंग निकालनी, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है इन द स्प्रिंग। तो जब हमने ये देखा कि जब इसकी स्पीड से कम है तो भी अपना काम नहीं हो रहा है आफ्टर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन जब इसकी स्पीड से ज़्यादा हो तो भी अपना काम नहीं हो रहा है। तो एक ही उपाय बचा है, क्या उपाय बचा है कि जब इसकी स्पीड के बराबर आ जाए, आफ्टर द कोलिजन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का स्पीड बराबर हो जाए, ऐसे में जो कंप्रेशन होगा ना स्प्रिंग में वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ओके, तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन देखो मिनिमम था स्पीड तो अपना काम नहीं बना, जब इसका स्पीड कम था तो अपना काम नहीं बना, जब इसका स्पीड इसके स्पीड से ज्यादा था तो भी अपना काम नहीं बना। तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि भाई जब इस दोनों ब्लॉक का स्पीड बराबर हो जाए आफ्टर द कोलिजन, ध्यान रखना आफ्टर द कोलिजन, तब जो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगी ना वो मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल। दोनों ब्लॉक का स्पीड इक्वल होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके,
आप जानते हो ये तो दे नहीं रखा है कि भाई इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन, मारिए गोली, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में कोई भी हो, एक बात तो कॉमन रहती है दोनों में, क्या कि मोमेंटम कंजर्व होता है। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहती है। तो यस, ये दोनों का कोलिजन चाहे जो भी हो, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन बिफोर द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ओके, हमने मान लिया, अच्छा इसका स्पीड बिफोर द कोलिजन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमने मान लिया कि आफ्टर द कोलिजन इस दोनों ब्लॉक का स्पीड कितना है, v है। आफ्टर द कोलिजन इस दोनों ब्लॉक का स्पीड कितना है, v है। ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ओके, देखो इस ब्लॉक का जो स्पीड दी हुई है ना, वो कोलिजन से पहले वाला स्पीड दी हुई है, और हमने मान लिया कि कोलिजन के बाद इन दोनों ब्लॉक का स्पीड क्या है, v है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास इनटू ma, मतलब मास ऑफ ए ब्लॉक इंटू va इज इक्वल टू ma, अच्छा इधर ua कर दो, ua ma इंटू va प्लस mb इंटू vb। देखो मास ऑफ ए ब्लॉक है, ओके, वेलोसिटी ऑफ ua क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक बिफोर द कोलिजन, ma मास ऑफ ए ब्लॉक, va वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, mb is the mass of b block, vb is the velocity of b block after the collision। तो ma दे रखा है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ब्लॉक का मास 1 kg है, तो ma की जगह पर लिख देंगे 1 kg इंटू ua भी क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, लिखिए 2, ओके, इज इक्वल टू ma 1 kg क्वेश्चन में दे रखा है, प्रत्येक ब्लॉक का मास 1 kg है। va हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन इज v, तो v लिख देंगे 1 इंटू वी, प्लस यहाँ भी mb का वैल्यू 1 kg इंटू vb क्या हो जाएगी, तो v हो जाएगी। ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, और कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी बराबर है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है। अब लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v, यहाँ से v बराबर क्या मिल जाएगी हमको 1 मीटर पर सेकेंड। यस, एक चीज़ तो मिल गई कि कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगी ना, वो कितनी होगी, तो 1 मीटर पर सेकेंड होगी। यस, अब आपके क्या, हम देख लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कितनी थी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कितनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या लिखेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ के इनिशियल कितना हो जाएगा, तो हाफ ma ua के स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हाफ ma कितना है, तो 1 kg ua क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक बिफोर कोलिजन जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, एक 2 से ये 2 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 जूल। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। ओके, इधर देखो, अब देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये कितनी है, इसको हम केफ से डिनोट कर देते हैं, तो केफ कितना हो जाएगा, हाफ ma va स्क्वायर प्लस हाफ mb vb स्क्वायर। ठीक है, ma मास ऑफ ए ब्लॉक, va वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, mb मास ऑफ बी ब्लॉक, vb वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, तो ये हाफ हो जाएगा, ma तो 1 kg दे रखा है इंटू v अभी हमने निकाला कितना, ये रहा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस हाफ mb 1 kg इंटू vb अभी हमने निकाला 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको हाफ प्लस हाफ बराबर कितनी मिल जाएगी 1 जूल, हाफ प्लस हाफ 1 जूल मिल जाएगी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 2 जूल का, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी 1 जूल का निकली, मतलब काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हुई है। अरे भाई कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी 2 जूल था, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी मिली 1 जूल, मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। और जानते हैं एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो बनाई जा सकती है,
बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई है, जिसको हमने लॉस के रूप में देखा है। यदि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने डेल्टा के से डिवाइड कर दिया, चलो डेल्टा के से डिवाइड कर दिया, चाहे के ही ले लो भाई, कितनी हो जाएगी 2 जूल माइनस 1 जूल, बड़ा कितनी हो जाएगी 1 जूल, मतलब 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। और कौन लॉस किया? ब्लॉक ए लॉस किया है। तो जब ये ब्लॉक ए इससे टकराती है स्प्रिंग से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। ओके, तो पहले इतना आप नोट कीजिए सर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 1 जूल हुई। ओके, अब जानते हो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है? W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, x इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके, आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, वर्क इज स्टोर्ड in a body in the form of energy, work is stored in the form of energy। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस हुई है ना, वो इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई, स्प्रिंग एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है ना। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ना, और आप जानते हैं कि एनर्जी इज स्टोर, वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर होती चली गई है, और कितनी स्टोर हुई है? तो 1 जूल हुई है। जितना ये लॉस किया ना काइनेटिक एनर्जी, वो इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। और आप जानते हैं वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम W के जगह पर लिखेंगे E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, E क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये लॉस काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर स्टोर हो गई है? तो स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई है? तो स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। ओके, और अब जानते हैं वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यही एनर्जी हुआ, यही वर्क इस एनर्जी के रूप में स्टोर हुई है, यही वर्क इस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है। तो हम इस W के जगह पर भी लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है, और ये एनर्जी कौन सी है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ओके, क्योंकि यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है, इसलिए हम W की जगह पर लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यस, और ये E क्या है? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। तो वैल्यू पुट कीजिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी E 1 जूल इक्वल टू हाफ के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 50 न्यूटन पर मीटर, इनटू x इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके, और x यहाँ पर मैक्सिमम ही होगा भाई, क्योंकि स्पीड हम दोनों ब्लॉक का आफ्टर द कॉलिजन सेम ले लिए हैं। ऐसे में स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगी, तो x यहाँ पर मैक्सिमम ही होगा, और x का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी, एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये देखो चल जाएगा 25 टाइम्स में, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ 1/25। यहाँ से x बराबर लिख देंगे 1/5। इस तरह से x इक्वल टू कितनी मिल गई हमको? 0.2 मीटर। यस, x क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि दोनों ब्लॉक का स्पीड आफ्टर द कॉलिजन हमने सेम एज्यूम कर लिया है, इसलिए स्प्रिंग में इस तरह से मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। तो x क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जो कितना है अपना? 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ट A ऑफ मास 50 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर hits a lighter block B of mass 20 kg moving towards it at a speed of 10 km per hour. The two cars cling to each other. Find the speed of the combined mass after the collision. And this is the question of very respected S.C. Burma. Sir. Okay. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक ब्लॉक है ए जिसकी मास कितना दे रखा है? 50 kg। ओके, और ये मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मान लो ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितना? 20
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। और दूसरी ब्लॉक बी है जिसकी मास क्वेश्चन में दे रखा है 20 kg और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ब्लॉक ए की तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो ये ब्लॉक इधर जा रही है राइट डायरेक्शन में, बी ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। ऐसे में दोनों में टक्कर होना स्वाभाविक सी बात है, यस टक्कर तो हो ही जाएगी। और कह रहा है कि आफ्टर द कॉलिजन इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है एंड आफ्टर कॉलिजन दोनों के बीच कॉलिजन होती है और कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या हो जाती है, सट जाती है। ओके, सट जाती है दोनों बॉडी। ये ब्लॉक ए रहा, ये ब्लॉक बी है और सट जा रही है और दोनों मान लो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है, कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जाती है और आफ्टर द कॉलिजन दोनों बॉडी सट जाती है और एक साथ मूव करने लग जा रही है, आफ्टर द कॉलिजन। और हमने मान लिया कि कॉलिजन के बाद ये दोनों बॉडी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है और आपको इसी भी का वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए ना। दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये ब्लॉक 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये ब्लॉक 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दोनों ब्लॉक एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच कॉलिजन हो रहा है और कॉलिजन के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों बॉडी सट जा रहा है। ओके, और एक साथ मूव कर रहे हैं और हमने मान लिया कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो आपको इसी भी का वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड कीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये कॉलिजन किस टाइप कॉलिजन है, इलास्टिक, इन इलास्टिक? मेरे पास 4 ऑप्शन है। इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है तो किस तरह कॉलिजन होती है? एक मान लो इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, ऑप्शन ए इलास्टिक कॉलिजन, ऑप्शन बी इन इलास्टिक कॉलिजन, ऑप्शन 3 परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एंड ऑप्शन डी नंबर 4 परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इनमें से कौन सा कॉलिजन होगा? इन दोनों की बॉडी के बीच जो कॉलिजन हुई है इनमें से कौन से कॉलिजन है? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक? बताएंगे? तो ठीक है, बता दिया तो सही है और आंसर है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। वेल, परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे पता चला? क्योंकि कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जा रहे हैं और ये बातें हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ही पढ़ा था। ये बातें हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ही पढ़ा था कि जब दो बॉडी के बीच परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होती है तो दोनों बॉडी सट जाते हैं और एक साथ सिंगल बॉडी की तरह मूव करते हैं। यही ये कंडीशन है ना, कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जा रहे हैं और एक साथ सिंगल बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ओके, तो ये तो आपने पकड़ लिया कि दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन और आपको भी का वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस आसान है क्वेश्चन। अब क्या भाई, कॉलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, एक चीज तो कॉमन ही रहती है, क्या? मोमेंटम इज कंजर्व। तो इनमें भी मोमेंटम कंजर्व होगा और मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या कि मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। चलिए, तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो पहले लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन। कितना हो जाएगा? एम ए इंटू यू ए, यू ए लिखिए, यू ए। ओके, अच्छा यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक टर्म, आप एक इंपॉर्टेंट नोट बता रखा है। जब कॉलिजन में पढ़ा रहा था ना तो वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था और वो था ये कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे में यदि एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे ना तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। यदि हमने राइट डायरेक्शन वाला को पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो ब्लॉक ए राइट डायरेक्शन जा रही है तो इसके लिए तो हमने पॉजिटिव ले लिया एम इंटू यू ए, क्योंकि ब्लॉक बी लेफ्ट डायरेक्शन आ रही है ना, इसके लिए हम नेगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एम बी इंटू यू बी। अच्छा, ए में क्या है? मास ऑफ ए ब्लॉक। यू ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक बिफोर द कॉलिजन।
एम बी क्या है, मास ऑफ बी ब्लॉक, यू बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक बिफोर द कोलिजन। अच्छा, दिस इज द इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जा रही है ना, तो हम लिखेंगे एम ए प्लस एम बी, क्योंकि दोनों बॉडी सट जा रही है, तो मैं मास के जगह पर लिखूंगा एम ए प्लस एम बी इंटू भी। हमने मान लिया कि दोनों बॉडी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक साथ, तो एम ए प्लस एम बी इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट करते जाइए। एम ए का क्या है, मास ऑफ ए ब्लॉक जो क्वेश्चन में दे रखा है 50 kg, तो 50 लिखिए, इंटू भी यू ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक बिफोर द कोलिजन जो कितना दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। चलो किलोमीटर पर आवर में हम आंसर निकालेंगे, माइनस एम बी इज द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक, सॉरी एम बी इज द मास ऑफ बी ब्लॉक, तो कितना है 20 है, और यू बी इज द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक बिफोर द कोलिजन जो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एम ए कितना है, तो 50 है, एम बी कितना है, तो 20 है, इंटू भी। अच्छा, ये हो गया 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 70 इंटू भी, और ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 70 इंटू भी। ठीक है, 0 से 0 गया, और इस तरह से भी बराबर आ गया 80/7। यूनिट तो वही होगा वेलोसिटी का, जो हमने चेंज नहीं किया यूनिट ना, और क्वेश्चन में वेलोसिटी का यूनिट दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ भी लेके हम किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने यूनिट को चेंज नहीं किया है। ओके, और यदि किसी के मन में ये चल रहा होगा ना कि एम ये जो है एम ए प्लस एम बी इंटू भी के पहले माइनस साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन वाला को पॉजिटिव मान लिया है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, और दोनों बॉडी कंबाइंड किधर मूव कर रही है, राइट डायरेक्शन मूव करेगी ना। यस, राइट डायरेक्शन मूव करेगी, किधर मूव करेगी, राइट डायरेक्शन मूव करेगी। कैसे पता चला मुझे, हो सकता है लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो भाई देखिए, इस ब्लॉक का मास भी ज़्यादा है और इस ब्लॉक का वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ऐसे में इनकी मोमेंटम ज़्यादा है, तो टक्कर के बाद दोनों बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा था, तो ये बॉडी किधर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जा रहा है और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इनकी मोमेंटम ज़्यादा है, इनकी मास भी ज़्यादा है, इनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए कोलिजन के बाद दोनों बॉडी राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया। ओके, तो भी बराबर कितनी आ गई 80/7 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी 80/7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v collides with another block of mass 2m at rest. The lighter block comes to rest after the collision. Find the coefficient of restitution. इसमें कह रहा है कि दो ब्लॉक है। ओके, एक ब्लॉक का मास है m और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरे ब्लॉक का मास है कितना भाई, तो 2m है। ओके, और ये भाई साहब रेस्ट पर है। ओके, दोनों के बीच कोलिजन होती है, एंड आफ्टर द कोलिजन, दोनों के बीच कोलिजन होती है, और कोलिजन के बाद m जो है ना वो रेस्ट में आ जा रहा है, m रेस्ट में आ जा रहा है, और 2m मोशन में आ जा रहा है, 2m मोशन करने लग जा रहा है, और हमने मान लिया कि 2m ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2m v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यस, और इसका वेलोसिटी हमने मान लेती है v1, ऑफकोर्स 0 है, इसका वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं और इसका वेलोसिटी v2 मान लेते हैं आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई दो ब्लॉक है, m ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2m रेस्ट में है, दोनों के बीच कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद m रेस्ट में आ जा रहा है और 2m मोशन करने लग जा रहा है। हमने मान लिया कि 2m कोलिजन के बाद v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, और m जो रेस्ट में है, और इसका हमने मान लिया कि वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 है, जो ऑफ कोर्स 0 होगी। ठीक है, ओके, और इधर देखो, तो आपको निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये तो पूरा सिनेरियो पता चल गया हमको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालनी है। तो देखो, कोलिजन चाहे कोई सा भी हो, उसमें एक चीज तो कॉमन ही रहता है, चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, एक चीज कॉमन रहती है, क्या,
कि लीनियर मोमेंटम दोनों कॉलिजन में कंजर्व होती है। इस क्वेश्चन में भी हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। लीनियर मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब क्या? कॉलिजन लीनियर मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब क्या? मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। दोनों को इक्वल कीजिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन कितना है? तो m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी। इसका भी तो जीरो है ना, क्योंकि रेस्ट में है तो जीरो। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, तो m इंटू v1 ऑफकोर्स v1 रेस्ट में है, जीरो होगा v1, प्लस 2m इंटू v2। चलिए, ये हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू v1, क्योंकि m रेस्ट में है तो v1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। v1 जीरो हो जाएगी, ये तो जीरो होगा ही, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m इंटू v2। m से m गया, और बात करें v2 की तो कितनी आई? तो v अपॉन में 2 आया। v2 कितना है? v अपॉन में 2 आया। अच्छा, v2 क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ 2m आफ्टर द कॉलिजन। v क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ m बिफोर द कॉलिजन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं, और हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन में e1 माइनस u2। ओके, v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2m आफ्टर द कॉलिजन। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर द कॉलिजन। u1 क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ m बिफोर द कॉलिजन। u2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2m बिफोर द कॉलिजन। किसी को भी यदि प्रॉब्लम हो इन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ना, तो प्लीज आपको वो लेक्चर देखनी पड़ेगी। लास्ट लेक्चर है कॉलिजन चैप्टर का ऑफ द कंसेप्चुअल सेक्शन का लास्ट चैप्टर है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, तो आप जा करके वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी 2m आफ्टर द कॉलिजन। तो v2 हमने निकाल रखा है ना, v अपॉन में 2। v2 कितना आया है? v अपॉन में 2 आया ना, v2 आया v अपॉन में 2 माइनस v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर द कॉलिजन, जो कितना है? जीरो होगा, क्योंकि m तो आफ्टर द कॉलिजन रेस्ट में आ जा रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो जीरो हो जा रही है। e1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ m बिफोर द कॉलिजन, जो कितना है? v है, तो v कर दिए, माइनस u2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2m बिफोर द कॉलिजन, एंड बिफोर द कॉलिजन 2m रेस्ट में है, तो u2 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो जीरो कर दीजिए। और यहां से हम लिखेंगे e बराबर क्या लिखेंगे? v अपॉन में 2 अपॉन में v, और इनको आप सोल्व करेंगे ना, आप कोर्स सोल्व कर लेंगे ना, 2 नीचे आ जाएगा, v भी कट जाएगा, तो e आ जाएगा 1 अपॉन में 2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e कितना आ जाएगा? तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगी। बात करें यूनिट की, कितना हो जाएगी? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का रेशियो है तो क्या करें? यूनिट क्या लगा दे? मीटर पर सेकेंड। यस, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो है ना, और जैसे ही तूने मीटर पर सेकेंड लगाया ना, तुम्हारे फिजिक्स का मटिया मेट हो जाएगी। कभी गलती ना करना, भले ही ये वेलोसिटी का रेशियो है, और जब ये वेलोसिटी का रेशियो है तो यूनिट कट जाएगी ना भाई, ऊपर नीचे यूनिट सेम होगा, ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड एक दूसरे से कट पिट जाएंगे, मर जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो है, तो दोनों का यूनिट ऐसे में क्या होगी? सेम होगी, और यूनिट कट जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूनिट क्या हो जाएगी? जब यूनिट कट ही जाएगी, बचा ही नहीं, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो ना, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो, वो हमेशा यूनिट लेस होता है। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी का रेशियो है, ऐसे में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो अपनी आंसर कितनी आई? e इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो देखिए जी, आज तो समय के अभाव के कारण हम 3 ही क्वेश्चन रिकॉर्ड कर पाए हैं। ओके, तो लेकिन कोई नहीं, कम पढ़े अच्छा से पढ़े, जरूरी नहीं है कि हर बार 10-20 क्वेश्चन ही करें।
और उसको अच्छे से नहीं करें, रट लें। कभी कभी कम भी क्वेश्चन करो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन समझ करके करो पूरे अच्छे। यदि कम क्वेश्चन किए कोई बात नहीं, यदि अच्छे से तूने इसको समझ लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए और अच्छे से नहीं समझे ना, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम वाला ही है, वो तुमको प्रॉब्लम ही देगी। तो कम ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी समझ के पढ़ो, ये तुमको बहुत फ़ायदा कर देगी। और खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और समझे नहीं, बल्कि रट ले उसकी जगह पर, वो तुमको हानि करने वाली है, वो तुमको हार्म करने वाली है। फ़ायदा वही करने वाली है कि भाई जितना भी पढ़ो, कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो, पूरा समझ के पढ़ो। ओके जी, तो ठीक है, समय का अभाव के कारण हम 3 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, बट वो है जो छोड़ने वाला हमसे नहीं है। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हम भी वो है जो छोड़ने वालों में से नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम, करते रहेंगे। ठीक है ना जी। तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।